आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस तो नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में से जो एमसीक्यूज़ हो सकते हैं वो कंजर्वेशन लॉज से रिलेटेड होंगे। कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन वो कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंपल सी ही हो सकती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो एमसीक्यू को आप सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आपके पास जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो अच्छी तरह से आपको याद हैं। तो इस एमसीक्यू के अंदर बताया गया है कि किसी न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और वहाँ पे एक प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है। तो आप ये बताएं कि जो नीचे दी गई एक्सप्लेनेशंस हैं उनमें से कौन सी करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि जब भी कोई न्यूक्लियर डीके होता है या आप न्यूक्लियर रिएक्शन ही ले लें तो उसके लिए कुछ कंजर्वेशन के लॉज हैं, जो कि हम 5 लॉज पढ़ते हैं जो हमेशा वैलिड होंगे। अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा रिपोर्ट हो रहा है जिसमें किसी भी लॉ की वायोलेशन हो रही है तो हम उसे कहते हैं नॉट अलाउड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन थ्योरेटिकली या फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स में हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन से 5 लॉज हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 5 लॉज हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्टली इस चीज़ को डिफाइन करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, बीटा पार्टिकल निकला है मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। मैं डी से स्टार्ट करता हूँ कि ऑल न्यूक्लियर डीके प्रोसेस इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ 2 पार्टिकल्स। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, मल्टीपल पार्टिकल भी इमिट हो सकते हैं। मतलब डी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना रिजेक्ट हो रहा है कि ये सही ऑप्शन नहीं है। सी पे आ जाते हैं। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कुड नॉट बी कंजर्व्ड विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए प्रोटॉन ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है, उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं। अगर वहाँ पे न्यूट्रॉन भी रह जाता तो भी मोमेंटम कंजर्व हो सकता था, या एक और नेगेटिव पार्टिकल इनसाइड जनरेट हो जाता तो भी मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ना था, मोमेंटम कंजर्व रह सकता था। तो इसका मकसद है कि सी ऑप्शन भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा। बी में है कि मास एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व्ड इफ प्रोटॉन इज़ नॉट क्रिएटेड, कि अगर प्रोटॉन क्रिएट नहीं होता तो मास एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होनी थी। तो मास एनर्जी कंजर्वेशन के लिए टोटल मास कंटेंट या टोटल एनर्जी कंटेंट या दोनों का जो सम है वो सेम होना ज़रूरी है। अगेन उसके लिए भी चार्ज्ड पार्टिकल या अनचार्ज्ड पार्टिकल उसकी कोई शर्त नहीं है। तो मतलब बी ऑप्शन बी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। ए पे आ जाते हैं। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर इज नॉट सेम इफ द प्रोटॉन इज नॉट क्रिएटेड। अगर प्रोटॉन क्रिएट नहीं होता तो चार्ज बैलेंस नहीं होनी थी बिफोर एंड आफ्टर। बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर सपोज कर लें पहले पॉजिटिव 5 चार्ज थी 5e। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज मतलब आफ्टर रिएक्शन हो गई। अगर न्यूक्लियस पे वही चार्ज रहती तो 5e प्लस की और माइनस e, तो ये टोटल चार्ज होने जानी थी प्लस 4e। तो प्रोटॉन क्रिएट होके चार्ज को कंजर्व कर रहा है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकला एक नेगेटिव e बाहर चली गई और न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया, मतलब प्लस 6e हो गई। अब आप प्लस 6e को माइनस 1e के साथ जब ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा सेम 5e, जो कि पहले न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज थी। तो इट मीन्स दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस एमसीक्यू के अंदर आपको जो मास है न्यूक्लियस का और न्यूक्लियर पार्टिकल्स का वो डाल्टन्स में बताया गया है कि
आप अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ले लें कि एक न्यूक्लियन का जो मास है उसको 1 डाल्टन कंसिडर किया जा रहा है। तो प्लूटोनियम जो है उसका जो मास है वो 244 है और इनिशियली वो रेस्ट में है, और उस एटम में से सडनली जो है कोई अल्फ़ा डीके हो रहा है जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से इमिट हो रहा है। कितनी उसकी मास की वैल्यू है 4 डाल्टन, और उसकी स्पीड क्या है 45 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में उसकी जो है ना वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ डीके प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट विथ अ मास ऑफ 240 डाल्टन। जो प्रोडक्ट बाकी बचेगी उसका मास 240 डाल्टन है, तो आप ये बताएं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब इसमें आपको दो तरह की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। एक के लॉज ऑफ कंजर्वेशन जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स पे एप्लीकेबल हैं वो। दूसरा जो मैकेनिक्स में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं वो किस तरह से हम किसी सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों इन्फॉर्मेशंस आपके पास हों, आपके पास इनकी नॉलेज हो, तो आप इसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली अज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल इस तरफ चला गया और ये न्यूक्लियस जो है इस तरफ आ गया। न्यूक्लियस रिकॉयल हो रहा है, जिसे हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, ये रिकॉयल हुआ है। जब ये रिकॉयल हुआ है तो जो वेलोसिटी पार्टिकल की है वो इस तरफ है, तो जो रिकॉयल न्यूक्लियस है प्रोडक्ट है उसकी वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसमें से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि अगर ये ईस्ट है तो ये होगा वेस्ट, तो मतलब प्रोडक्ट न्यूक्लियस की वेलोसिटी की डायरेक्शन वेस्ट होगी, ईस्ट नहीं हो सकती। तो हम इनमें से दो ऑप्शन तो क्लियरली जो है कैंसिल कर देते हैं, बी और डी, ये हो ही नहीं सकते। हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, उसकी बेसिस पे हमने ये बता दिया कि ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। हो सकता था कि तीसरा ऑप्शन भी ईस्ट वाला होता तो फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता, वो हमारे लिए करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन ईस्ट वाले हैं, हमें कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। एम वी ये दोनों कैपिटल इस न्यूक्लियस के लिए हैं और जो स्मॉल हैं वो पार्टिकल के लिए हैं जो इधर चला गया है। तो इसका मास कितना है 240 डाल्टन इंटू वी अननोन है, और जो छोटा पार्टिकल गया है वो 4 डाल्टन है और 45 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो अब हमने इसको रीअरेंज किया, डी ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बची 180/240 जो कि 0.75 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, और सी को भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ ए। ये एमसीक्यू देखने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अगर कंजर्वेशन लॉज को आप जहन में नहीं रखेंगे तो ये भी उसी तरह का डिफ़िकल्ट हो सकता है जिस तरह की कोई बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व जिस प्रॉब्लम में हो उस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि एक कार्बन है, कार्बन 14, मतलब उसके अंदर 14 न्यूक्लॉन्स मौजूद हैं, उसमें से एक बीटा माइनस डीके हो रहा है। तो जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो है 6। अब आप ये बताएं कि नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स इन द प्रोडक्ट आफ्टर बीटा क्या होगी। जो बीटा एक निकल गया उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स क्या होंगे। मतलब आपसे ये नहीं पूछा जा रहा प्रोटॉन कितने होंगे न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूक्लॉन्स। न्यूक्लॉन्स इज़ अ कलेक्टिव नेम या जनरल नेम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप यहाँ पे देखें कि इस न्यूक्लियस के अंदर आपको कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, रेड प्रोटॉन है और ब्लू जो है वो न्यूट्रॉन है। 2 न्यूट्रॉन 2 4 6 8 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, मतलब 14। ये कार्बन 14 है। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ गया।
तो यहाँ पे अब आप अगेन टोटल को काउंट करें तो अब 7 रेड हैं, 7 जो हैं ब्लू हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना रहता है, वही 14। मतलब प्रोटॉन की एक नंबर बढ़ गई और न्यूट्रॉन्स का एक नंबर जो है वो कम हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहे, वो सेम रहे 14। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इस प्रॉब्लम के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक डीके प्रोसेस हो रहा है अननोन न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का हमें पता नहीं है, प्रोसेस क्या हो रहा है वो हमें पता है कि उसमें से 3 अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं और 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, और इन पार्टिकल्स के निकलने के बाद जो न्यूक्लियस हमें मिलता है वो प्लम्बम 82 मिलता है। तो आप ये बताएं कि एटॉमिक नंबर उस अननोन न्यूक्लियस का क्या था जिसमें से ये सारा प्रोसेस होते हुए हमें प्लम्बम मिला। तो इसको ट्रेस करना बहुत आसान है। आप ये देखें कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका एटॉमिक नंबर मौजूद है, तो आप ऐसा करेंगे कि आप अज्यूम करेंगे कि भाई जो पहले न्यूक्लियस था उसका जो चार्ज नंबर था वो एक्स था अननोन, और जो आफ्टर प्रोसेस है वो सारे की चार्ज जो है ना मिला के, और जो पहले था उसकी चार्ज दोनों बराबर होने चाहिए। दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, जो कि लाजमी तौर पे वैलिड होगा। तो हमने यही कहना है कि अननोन की चार्ज नंबर और रिएक्शन के अंदर जो टोटल चार्ज इन्वॉल्व हुई है वो सारे मिला के पहले के बराबर होंगे। तो हम ये इक्वेशन बना लेते हैं। अननोन की चार्ज नंबर इक्वल होगी प्रोडक्ट प्लस 3 हीलियम जो पार्टिकल हैं जिन्हें हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स। तो जो 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स हैं ये सारे ऐड करने होंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 82 + 6 - 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 86। तो इसका मकसद है, करेक्ट आंसर है बी। जो पहले अननोन न्यूक्लियस था उसकी जो चार्ज थी दैट वाज 86। अब 86 वाला जो भी न्यूक्लियस होगा वो आप न्यूक्लियस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस एमसीक्यू में बताया गया कि रेडियो थोरियम जो 228 है डीके हो रहा है, और डीके किस में हो रहा है, रेडॉन 220 में। यहाँ पे 220 है, दिस इज़ नॉट 200, दिस इज़ 220, यहाँ पे करेक्टेड वर्जन मौजूद है। और उसमें से हो क्या रहा है कि 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं, उसके बाद वो 220 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये उसकी कंप्लीट इक्वेशन बताई गई है। अब आप ये बताएं कि कौन सी नीचे दी गई जो ये इक्वेशन है ABCD, इनमें से कौन सी करेक्टली डिफाइन करेगी कि कितनी एनर्जी उसमें से रिलीज़ हो रही है। इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो कितनी है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें पता है कि जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है वो डिपेंड करती है मास डेफिसिट पे, क्योंकि एनर्जी मास कंटेंट बिफोर रिएक्शन और एनर्जी मास कंटेंट आफ्टर रिएक्शन सेम होना चाहिए। अगर पहले मास ज़्यादा है, बाद में जो रिएक्शन के बाद जो हमें चीज़ें मिल रही हैं उनका मास कम है, तो इसका मकसद है इस साइड पे एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी। वो एनर्जी किसी फॉर्म में भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, किसी में भी हो सकती है। तो हमें वही मालूम करना है कि इस तरफ एनर्जी कितनी है। तो वो कहाँ से पता चलेगी, मास डिफरेंस से, मास डेफिसिट से। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हम इस तरह से लिख देते हैं, और हमें अब मास का डिफरेंस मालूम करना है। तो मास का डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे, थोरियम का मास जो कि बिफोर रिएक्शन है और आफ्टर रिएक्शन इन सब का जो मास है वो सारे ऐड करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा एम होगा थोरियम का मास माइनस रेडॉन का मास प्लस 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास। तो अगर हम ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी कि E = मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ रेडॉन माइनस 2 मास ऑफ हीलियम इंटू C²। अब यही वो इक्वेशन है जो कि डिस्क्राइब कर रही है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी। इस इक्वेशन के साथ जो भी मैचिंग इक्वेशन इन ऑप्शंस में से है
वो करेक्ट है, और मेरी नज़र में सी जो है करेक्ट है, जस्ट ऑर्डर इज़ डिफरेंट। अगर 2MHE को पहले रख लें या बाद में रख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मकसद है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।